हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी पॉइंट। मैं शुभम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने आपका होस्ट और दोस्त। और आई थिंक मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप इन वीडियोस पे आए हैं तो इसका मतलब सीधी बात है, थंबनेल से आपको पता होगा कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 से, जो कि बेसिकली 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, 8th 5 ईयर प्लानिंग में। ये टॉपिक बार बार सामने आ रहा था, तो मुझे लगा कि आपको इसमें थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो एक छोटे से वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म थे क्यों, आए क्यों, आने के बाद इम्पैक्ट क्या आया, और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो है महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इस पर एक अलग वीडियो बनेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन आज आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और जर्नी को शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे क्या। तो देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 के कहने का मतलब ये तय है कि 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। लेकिन सवाल ये है कि हमारी इकॉनमी में प्रॉब्लम क्या थी भाई? इकॉनमी में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम होगी तभी तो रिफॉर्म किया गया, नहीं तो जैसा सिस्टम अगर अच्छा चल रहा है तो उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, थोड़ी अपडेट करते हैं। रिफॉर्मेशन का मतलब पूरे पुर्जे को दुरुस्त करना। तो ऐसा क्या हुआ 1991 से पहले कि हमें सारी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी? उसको समझेंगे, उसके कॉस्ट समझेंगे, उसके इम्पैक्ट समझेंगे, और आज का जो इकोनॉमी चल रहा है ना, आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसा आज की इकोनॉमी है क्योंकि पहले ऐसा किया गया था। ठीक है। फीचर्स की बात करें तो अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसे मैं बेसिकली एलपीजी कहता हूं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या आप लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, इसे हिंदी में कहें तो उदारीकरण कहते हैं। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप इसे निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण कर दीजिए कि विश्व लेवल पे वैश्वीकरण, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ये तीनों के तीनों शब्दों का उपयोग किया गया। एलपीजी पॉलिसी, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड जीएसटी। जीएसटी तो खैर बाद में आया, लेकिन इसकी बातें की गई थी कि जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स सिस्टम को हमें थोड़ा सा क्या करना है, ईजी बनाना है, ताकि लोग समझ सके कि टैक्सेशन कैसे किया जाता है। और डीमोनेटाइजेशन का मतलब भी देखिए, ये सब हालांकि बाद में आया। कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन भी समझेंगे, नोटबंदी। लेकिन डीमोनेटाइजेशन और ये जीएसटी अभी लेटेस्ट में आ जाएंगे आप। अभी तो इसके फ़ायदे वगैरह भी मैं थोड़े से डीमोनेटाइजेशन के बताऊंगा, और जीएसटी के बारे में उतनी बातें नहीं करेंगे क्योंकि जीएसटी के बारे में ऑलरेडी हम चीज़ें समझ चुके हैं कि जीएसटी कैसे वर्क करती है। इसके लिए आपको देख लेना है फिजिकल पॉलिसी में, फिजिकल पॉलिसी पार्ट 2 देखिएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उसको देखिएगा, फिजिकल पॉलिसी पार्ट 2, उसमें मैंने जीएसटी आपको अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया 24 जुलाई 1991, डेट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? देखिए जी जनाब नरसिम्हा राव जी, काफ़ी एजेस थे, और ये उस टाइम पे हमारे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। तो इसलिए इनके भी नामों को स्वर्ण अक्षरों में इंडियन हिस्ट्री में लिखा जाएगा, हमेशा पढ़ा जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यही थे जो मैंने आपको बताया कि भाई अब एक काम किया जाए। मैक्सिमम चीज़ें पहले सरकार के हाथों में थी और पुरानी व्यवस्था से चलती थी, और 5 ईयर प्लान भी सरकार चला चुकी थी। लेकिन क्या है कि भाई धीरे धीरे कर्ज, जैसे कहते हैं ना कि हमें बाहर से लोन लेते हैं, लोन मिलते हैं डॉलर्स में, फिर आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये जो इंटरेस्ट पे करते हैं ये भी पे करना है डॉलर में। तो कुछ तो सिचुएशन हुई 1991 तक आते आते कि हम उस कंडीशन में नहीं रहे। तो हमें अब क्या चाहिए था? और ज़्यादा कमाई चाहिए थी। कमाई चाहने के लिए केवल सरकारी सेक्टर इनफ नहीं होता, क्योंकि सरकारी सेक्टर को प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर बनाया ही नहीं जाता, ये प्रॉफिट मेकिंग पर्पज़ ही नहीं होता। अगर प्रॉफिट मेकिंग पर्पज़ नहीं है तो ये तय है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़िए, प्लस छोटे उद्योगों को जगह दीजिए। लिबरलाइजेशन का मतलब यही हो गया कि छोटे उद्योग बढ़ें, और इसके लिए आपको लाइसेंस प्रणाली को में सुधार लाना है। लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाना है कि कौन परमिट देनी है कि कोई अपने हिसाब से भी खोल सकता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बाहरी कंपनियों को भी आने दें, बाहरी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने दें। ठीक है। तो बाहरी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीज़न क्या हैं? तो देखिए,
राइज इन द प्राइसेस, आपको पता है कि मैंने इन्फ्लेशन और उसके टाइप बताए हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसे आप कहते हो, मुद्रास्फीति, इसके बारे में मैंने अच्छे से एक वीडियो बता दी है और ऑलरेडी अपलोड होने वाली है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो। अपलोड हो भी गई होगी, जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं वो अपलोड हो चुकी होगी। तो इन्फ्लेशन उसके टाइप के बारे में देखिएगा तो आपको इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई प्राइस राइजेस इंडिया में कंटिन्यू होते हैं। इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज फ्रॉम 6.7, इसे आप बेसिकली वॉकिंग कहते हैं, ये वॉकिंग होती है, और 10 से ऊपर चली जाए तो रनिंग इन्फ्लेशन है। तो भाई वॉकिंग से हम रनिंग में पहुंच गए। रनिंग इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो आप सोचिए 6.7 से 16.7, मतलब महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि आम जनता परेशान हो गई। आम जनता डेली यूज़ की चीज़ों को खरीद नहीं पा रही थी, रेडी नहीं कर पा रही थी। राइज इन फिजिकल डेफिसिट, आपको मैंने गवर्नमेंट बजट पढ़ाया है, इसलिए कहता हूँ कि फिजिकल पॉलिसी वाला वीडियो देख लीजिए। अगर आप उसको नहीं देखे हैं और आपको समझ ही नहीं है कि सरकारी बजट बनता कैसे है, तो आपके लिए ये सारे शब्द हमेशा क्या हैं, हवाबाजी रहेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक बार उसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो भाई फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, मतलब आपका कुल खर्च आपके कुल कमाई से ज़्यादा हो, तो आप लोन में ही जाएंगे ना। तो इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो मनी, जब क्योंकि लगभग में सारी कंपनियां क्या थी, सरकारी थी, सारी कंपनियां क्या थी, सरकारी थी। जब सब कुछ सरकार के हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर बहुत नॉमिनल थे। प्राइवेट सेक्टर क्या थे भाई, नॉमिनल थे, बहुत ही नॉमिनल प्राइवेट सेक्टर थे। तो इसका मतलब तय है कि सरकार को इनको चलाने के लिए पैसे उठाने पड़े थे। जब ये पैसे उठाने पड़े तो देयर वाज राइज इन द पब्लिक डेप्ट। तो सरकार जो कर्जे लेती है वो एक तरह का पब्लिक डेट माना जाता है कि पब्लिक के टैक्स से ही भरा जाएगा, ठीक है। सरकार की जेब में कुछ होता है नहीं। ये जो डेट आप उठाते हैं इस पे हाई इंटरेस्ट रेट होता है, और ये सारे के सारे डेट कहाँ से उठाए जाते हैं, कहीं ना कहीं या तो आरबीआई से उठाइए, या तो वर्ल्ड बैंक से उठाइए, या तो ठीक है IMF से उठाइए। इन 1991 इंटरेस्ट लाइबिलिटी बिकम 36.4%, मतलब 100 रुपये पे अभी हम कितना 20 रुपये, जैसे 100 रुपये में हम 20 रुपये आज इंटरेस्ट देते हैं। आज कितना देते हैं, 20 रुपये इंटरेस्ट देते हैं। आज सर इंडिया की ये है कि अगर 100 रुपये हम कमाते हैं तो उसमें 20 रुपये इंटरेस्ट देते हैं, वो बढ़ के 36.4। अब सोचिए ना, 100 रुपये में अगर आप कम से कम 35 रुपये दे दें तो यार बचेगा क्या अपने खर्चे के लिए। इतना तो हमने इंटरेस्ट दिया है, कर्जा वापस नहीं कर रहे हैं, कर्जे का इंटरेस्ट दे रहे हैं। आज भी हम 100 रुपये पे 20 रुपये इंटरेस्ट देते हैं। कर्जा तो पड़ा हुआ है, कर्जा तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, केवल ब्याज से ये कंपनियां कमा रही है। ब्याज टाइम पे देना है, कर्ज बहुत कम ही कंट्रीज वापस कर पाती हैं। जो कर्जा एक बार ले लिया लॉन्ग टर्म में, वो अगली सरकारों पे बाहर चलता चला जाता है, ठीक है। तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, सरकार के पूरे खर्चे में अगर सरकार 100 रुपये खर्च करती थी, जो अब सरकारी एक्सपेंडिचर कहाँ से आता है आपको पता होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट मैंने पढ़ाई थी, रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ाई थी, तो आपको पता है ना रिवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सरकारी खर्चे जो डेली हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट की ये क्या है, ये आम जनता सरकार को देती है। ये हम आप हमारी तरफ से जो टैक्स जाता है ये किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। अब सरकार के पास जाता है, सरकार के अपने खर्चे हैं। अब सरकार के 100 रुपये के खर्चे में हमारे पैसे को उठा के सरकार ने इतने पैसे खर्च कर दिए कि अब 36.4 रुपीज़ उसको दे देना है लोन में इंटरेस्ट। तो इससे क्या हुआ, इससे इंक्रीज इन द फिजिकल डेफिसिट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक्सपेंडिचर और बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपना बजट कंट्री का चला ही नहीं पा रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ने में चला जा रहा है और कर्जा उठा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्या हो गया कि एक्सपेंडिचर जो हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर वो बढ़ गया और टोटल रेवेन्यू बहुत कम हो गया। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ता है और रेवेन्यू कम होता है, फिजिकल डेफिसिट उतना बड़ा बढ़ता है कि मतलब घाटे की अर्थव्यवस्था उतनी ही ज़्यादा होती है। हद से ज़्यादा घाटे की अर्थव्यवस्था कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है। इससे उसका रीज़न क्या था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। लगभग में सारी कंपनियां 80% गवर्नमेंट ओन्ड है, तो उनकी परफॉर्मेंस से अच्छी नहीं। जानते हैं सरकारी महकमे में लोग कितना अच्छा काम करते हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत ही गिनी चुनी सरकारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाती हैं, ठीक है। डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कल के ही वीडियो में एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्वेश्चन आया था। ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है बट इतना बताया था मैंने आपको कि जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, किसकी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट क्या होता है जब हम माल बाहर बेचते हैं, और इंपोर्ट क्या होता है जब बाहर से माल आता है, आयात निर्यात। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सामान बेचेंगे, ज़्यादा सामान बेचेंगे तो पेमेंट डॉलर में होती है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास ज़्यादा आएगा। अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, मतलब आप सामान ज़्यादा बेच रहे हैं
और खरीद कम रहे, क्योंकि जब खरीदेंगे तो भी डॉलर में पेमेंट करनी है। यहाँ जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपके पास डॉलर आएगा, सामान ज़्यादा बेचेंगे हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में तो पैसा ज़्यादा आएगा, लेकिन वो वहीं ज़्यादा खरीदेंगे तो डॉलर क्या है, जाएगा। तो हमारा कुछ और बैलेंस ऑफ पेमेंट यही कहता है कि जितना इंपोर्ट उतना एक्सपोर्ट हो तो बढ़िया है, नहीं है तो एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होता है, और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो माइनस में होता है। तो देखिए डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या था कि हम मैक्सिमम चीज़ें क्या कर रहे थे उस टाइम, इंपोर्ट कर रहे थे और एक्सपोर्ट बहुत कम चीज़ें कर रहे थे। इससे क्या है कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो धीरे धीरे घटता चला जाता है, और वही हुआ इससे रिलेट होके फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि आपने यही कंसेप्ट में समझ लिया कि जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा डॉलर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये सारे, ये पहले तो इनकी पुअर परफॉर्मेंस होगी तो उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने पे आपका डॉलर कंट्री के बाहर जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी, तो ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है भाई, ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है ये डॉलर में करना है, डॉलर में करने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। तो हालात ये आ गई कि हमारे पास कर्ज देने के लिए पैसे ही नहीं, कर्ज चुकाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे, कर्जा देने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, इंटरेस्ट चुकाने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे, कुछ एक आध महीने कुछ दिन का हमारे पास पैसा बचा था। तो इन हालातों में एक बहुत ही मेजर डिसीजन लेने थे, तो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में ये काम किया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च हुए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, अभी हैं, ओके। तो लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ, इट मीन्स एंड ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस प्रणाली को हटा दिया गया। रिस्ट्रिक्शन प्रीवियसली इम्पोज्ड द गवर्नमेंट ने पहले बहुत सारी, आपने कह सकते बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगा रखा था, तो पेपर वर्क इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा पेपर वर्क था कि अप्रूवल लेने में बड़ा हालत ख़राब हो जाती थी। तो आम आदमी के बस की बात नहीं थी कि वो इंडस्ट्री लगा सके, आम आदमी के अप्रोच के बाहर था, सब कुछ बाहर था। तो गिने चुने लोगों के पास इंडस्ट्री होती थी जिसको गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती थी, जो मतलब बिजनेस घराने थे, ये टाटा, अडानी, अंबानी, ये जो भी आपको आजकल दिखते हैं, ये उस टाइम पे लाइसेंस राज प्रणाली में ब्रिटिशर्स के टाइम से थे। ये हमारे टाइम से नहीं, ये सारे ब्रिटिशर्स के जितने भी आप सुनते हैं बड़े घराने हमारे यहाँ के, ये ब्रिटिश एरा से ही हैं। तो सरकारों के करीब भी रहे और वहाँ से लाइसेंस प्रणाली के थ्रू इनकी बिजनेस को चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। लिबरलाइजेशन हुआ, तो लिबरलाइजेशन के आने से इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज, 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के, जिसमें आप कह सकते हो वो जो लिक्विड बिजनेस है, शराब का है, जितने भी लिक्विड के साथ साथ नारकोटिक्स में आते हैं, नारकोटिक्स वगैरह में आते हैं, और फिर वो पेट्रोलियम और कोल वगैरह से रिलेटेड, ऐसे 5 बिजनेसेस को ही साइड में रख के सारे बिजनेसेस को सीधे बोल दिया कि आपको सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, नए नए एक्ट बनाए गए, उस नए एक्ट में रजिस्टर्ड कीजिए और अपना बिजनेस चलाइए। तो कुछ ऐसे 4-5 बिजनेस को, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, रेलवे वगैरह जो भी ऐसे थी, कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे में लाइसेंस प्रणाली को हटा दिया गया। तो इससे क्या हुआ, लाइसेंस नहीं बनवाना है, लाइसेंस की पेमेंट नहीं करनी है, तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग पाएंगी, और वही हुआ, इंडिया में तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ लगना चालू हुई, ठीक है। नॉन रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड स्केल ऑफ बिजनेस, पहले क्या था कि एक लिमिट होती थी कि इससे ज़्यादा एक्सपांशन करने के लिए फिर सरकार से, गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होती थी। इन सारी परमिशंस को हटा दिया गया कि भाई आपको एक्सपांड करना आप कीजिए, फैलिए रायते की तरह, जितना इन्वेस्टमेंट उठाना है उठाइए, जितना इन्वेस्टमेंट करना है करिए। इससे क्या हुआ, एक बूम मिला बिजनेस में। फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सीधी बात है कि एक मोटी मोटा समझिए कि पहले इंडिया की मार्केट जो थी या इकोनॉमी जो थी, ये सरकार के फुली कंट्रोल में थी, सरकार के फुल कंट्रोल में थी। अब सरकार के फुल कंट्रोल में होने का मतलब ये एक तरह की सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई, जिसमें सरकार मैक्सिमम चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर को रखती हैं, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत अच्छे से नहीं बनी थी। लेकिन 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ भाग गई, अच्छी वाली मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। इसमें प्राइवेटाइजेशन ने क्या कर दिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी थोड़ी सी जगह दी, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने दिया। पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने दिया, क्योंकि आज भी देखें तो प्राइवेट सेक्टर अब पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है सरकारें, और गिनी चुनी कंपनीज है सरकार की, वो जो चलाती हैं, बाकी सब प्राइवेट चलती हैं, ठीक है। तो कैपिटलिज्म की तरफ हम थोड़ा सा झुके, इसके झुकने से क्या हुआ, बहुत तेजी से बूम हुआ
और बहुत सारी कंपनियां आ गई। दूसरा, रिडक्शन इन द टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। जैसा कि मैंने बोला कि जो अननेसेसरी कंट्रोल था, सरकारी बाबुओं का दबदबा था, उनके दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते कर जाओ, बिना पैसा लिए काम नहीं करते थे। अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिया और टैक्स रेट घटा दिया, टैक्स रेट लोअर कर दिया कि भाई टैक्स कम रहेगा तो लोग ज़्यादा पैसा बचेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात के जो नियम कानून थे उन नियमों को में सुधार लाया गया, नियमों में सुधार लाया गया। हमें ये नहीं जानना क्या सुधार लाया गया, बस इतना जानना है मोटी मोटा कि उनमें बड़ी ढील दी गई कि आप सिंपल नियमों से जितना पेपर वर्क आप इजी करते हैं किसी भी चीज़ का, सीधी बात है, जितना आसान, जैसे यूपीआई वगैरह जैसी चीज़ें कितनी आसान है, आप चीज़ों को जितने सिंपल शब्दों में कहेंगे, जितना ही सिंपल करेंगे, उतनी उसकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी और चीज़ें तेज़ी से आगे पीछे होंगी। चलिए, एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। जी हाँ, the new industries policy abolished the system of industrial license for the most of the industry. Under this policy, no license were required up new industrial units for expansion of existing units. To begin with, 18 industries were required license. शुरुआत में कितने थे? 18 थे। ये धीरे धीरे वो फिर 5 पे आ गए, फिर किस पे आ गया? 5 पे आ गए। Through later amendments, the policy, this list was reduced to 5. कौन से थे? लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल, एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल। मतलब केमिकल ये आज भी लगभग, मैं इसमें भी थोड़ा बहुत है, देखिए लिक्विड, सिगरेट और डिफेंस आज भी किसके हाथ में है? आज भी सरकार हाथ में। सरकारें जिन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देती है वो बना सकते हैं। इंडिया में हैं कुछ कंपनियां जो छोटे मोटे डिफेंस लेवल के वेपन्स वगैरह बनाना शुरू कर चुकी हैं, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। और एक्सप्लोजिव, मतलब ऐसे ये 5 थे जो सरकार ने अपने पास रखे। इसके लिए गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस देगी वही बनाएगा, बाकी किसी के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं हुई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले 18 थी, फिर बाद में 5। मतलब ये रिफॉर्म्स धीरे धीरे अप्लाई होते हैं, स्टेज वाइज जैसे रिजल्ट आउटपुट आता है, सरकारें सोचती हैं और चीज़ों को बढ़ाती हैं। तो इसी को बोला गया, आप कह सकते थे कि लिबरलाइजेशन हो गया। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, यही होता है, ठीक है। फिर आती है डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8। जो 17 इंडस्ट्रीज थी केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रखी गई थी, उसमें से मैक्सिमम रिड्यूस हुई। मतलब क्या हुआ? सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, उनको बोली लगा दी और उसको प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। इससे क्या हुआ? प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ गए तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई और वो घटा के 17 से 8 हो गई। इन 2010-11 रिड्यूस टू फॉलोइंग 3 इंडस्ट्रीज। और क्या हो गया? लगभग में सरकार ने वो जो 18 से 8, 18 से फिर 3 पे आ गए। अब देखिए, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। जैसे रेलवे सरकारी है, ठीक है, इसमें भी कुछ प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। एटॉमिक एनर्जी पूरी की पूरी सरकार के अंदर है और डिफेंस इक्विपमेंट सरकार हमेशा अपने हाथ में रखना चाहेगी। डिफेंस को प्राइवेटाइजेशन करना थोड़ा सा अलग होगा, फिर वो खूनी खेल हो जाएगा, फिर वो ये अमेरिका वाली हाल हो जाएगी कि जो डिफेंस कंपनियां हैं जो हथियार बेचने वाली हैं कहीं ना कहीं दंगे कराएंगी, अपने वेपन्स को बेचेंगी, वो अलग पॉलिटिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि डिक्रीज इन द पब्लिक सेक्टर में अब ये 3 पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं जो सरकार के हाथ में फुली कंट्रोल है। लगभग में अदर चीज़ों को सरकार ने लीव कर दिया प्राइवेटाइजेशन के हाथ में। और ये कहते हैं, कांग्रेस का आरोप है बीजेपी पे कि इनमें भी रेलवे बेच रही है। धीरे धीरे जो भी हमने सरकारी कंपनियां रखी उनको बेच रही है सरकार। खैर, ये सरकार भी बेचती कब है? जब उसमें प्रॉफिट नहीं होता। अगर प्रॉफिट है नहीं और सरकार हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या कर रही है? हैवी इन्वेस्टमेंट बाहर से पैसा लगा के कर रही है, तो वो चाहेगी कि इस पर प्रॉफिट बने। और प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी तो इनको क्या करेगी? सेल कर देगी। हर बजट में ऐसा होता है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट वाला वर्ड मैंने आपको गवर्नमेंट बजट में पढ़ाया है, तो डिसइन्वेस्टमेंट करके उससे पैसा पा जाती है। जिससे अभी एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है। सरकार ने एयर इंडिया टाटा ग्रुप को बेच दी। अब ये टाटा ग्रुप ही एयर इंडिया को चलाएगी, तो क्या हुआ? इससे मिला पैसा सरकार का पैसा हो गया, ठीक है। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। आप बाहर से कैपिटल गुड्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। जो ट्रेड प्रैक्टिस में बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे, तो सीधी बात है टीआरपी एक्ट 1969 को रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया। मतलब पुराने नियमों को बदल दिया गया, पुराने नियमों को बदल दिया गया। नए सोच से, नए ज़माने में वर्ल्ड लेवल पे जिस तरह की डिमांड थी, नए रूल्स लाए गए ताकि हम वर्ल्ड से कम्पीट कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं 2002 में ये मतलब धीरे धीरे चल रहा है। 1991 से जो रिफॉर्म चल रहे हैं ये चलते जा रहे हैं। 2002 क्या, ये 2023 तक चलेंगे। रिफॉर्म्स तो चलते हैं। जो भी इकोनॉमिक्स में नई नई चीज़ें ऐड होती हैं वो क्या है? एक तरह की रिफॉर्म है। और रिफॉर्म इज़ अ की। आप किसी चीज़ पे रिजिड नहीं हो सकते आज की मार्केट में।
इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स में क्या हुआ भाई, आप पाएंगे चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई को भाई मॉनेटरी पॉलिसी का हेड बना दिया गया, और मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई अब क्या करने लगी, मार्केट में करेंसी का फ्लो कंट्रोल करने लगी, करेंसी कंट्रोल पूरा आरबीआई के हाथ में चला गया, और एपेक्स बैंक बन गई। प्राइवेट सेक्टर बैंक काफ़ी तेज़ी से बढ़े, आप सभी को पता है कि इंडिया में कॉमर्शियल बैंक्स में, शेड्यूल बैंक्स में, कॉमर्शियल बैंक्स में कितने आते हैं, प्राइवेट सेक्टर आते हैं, पब्लिक सेक्टर आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक तो चलो भाई 21 तक हैं, पब्लिक सेक्टर तो कितने 21 हैं, ये आपको बैंकिंग वाली क्लास में मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा वीडियो, बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया या टाइप्स ऑफ बैंक्स ऑफ इंडिया, देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया, ये क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो टाइप्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एक बार जाके देखिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो कांग्रेस के टाइम से ही है भाई, कि कांग्रेस के टाइम पे भी एफडीआई पे बहुत जोर दिया गया था, 100% एफडीआई बोल दी गई थी कि भाई 100% आपको इन्वेस्टमेंट की छूट है, आप आइए एफडीआई कीजिए। देखिए फॉरेन कंपनीज कब आती हैं, जब आप उनको क्या देते हो, ईसीजी देते हो, इकोनॉमिक जोन होता है, इकोनॉमिक जोन होता है, इकोनॉमिक जोन आपको देना पड़ता है। इकोनॉमिक जोन जो होता है, इसको देने से क्या होता है, आप वो सारी फैसिलिटी देते हो जो एक प्राइवेट कंपनी को आने पे आनी चाहिए, प्लस उसको छूट देते हो कि आपके पे वो टैक्सेस कम लगेंगे, आपको ग्रो करने के चांसेस दिए जाएंगे, आपके लिए नियम हम सस्ते कर रहे हैं। इस तरह से क्या हुआ, जैसे कि तमिलनाडु में चेन्नई, बेंगलुरु, गुड़गांव, नोएडा, ये सारे क्या हो गए भाई, नोएडा, गुरुग्राम, चेन्नई, ये सारे क्या हो गए, ये सब आईटी हब बन गए, क्योंकि आईटी कंपनियों को हमने दिया। अभी उसकी हिस्ट्री थोड़ी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हमने और भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, कार इंडस्ट्रीज़ को, तमिलनाडु में कई सारी कार इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे चेन्नई में बहुत अच्छा कोस्टल प्लेन है, तो चेन्नई में कार इंडस्ट्रीज़ का हब हो गया। टाटा ने भी कई जगह लगाए, महिंद्रा ने भी कई जगह लगाए, बाहरी कंपनियों ने अपनी यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट डाल दी, तो यहीं पे वो प्रोडक्शन करने लगे। प्रोडक्शन करने का क्या मतलब है, प्रोडक्शन का मतलब है कि इंडिया में रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल के साथ क्या मिलता है, चीप लेबर मिलता है, क्या मिलता है, चीप लेबर मिलता है, और स्किल्ड लेबर मिलता है, चीप लेबर मिलेगा और स्किल्ड लेबर मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट इनके मतलब बेस प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज हाई हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये सारे प्रॉफिट्स को देखिए कितना ज़्यादा हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इम्पैक्ट अच्छे आए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, भाई सीधी बात है कि डॉलर में कोई कमी ना हो फॉरेन एक्सचेंज में। डिवेल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, आपको पता है कल ही मैंने पूछा था कि इंडिया में अभी तक कितनी बार डोमेस्टिक करेंसी को डिवेल्युएट किया गया है, तो 3 बार। कब कब, 1949, 1966 और 1991 में 4 दिनों के भीतर 2 बार किया गया, लेकिन हालांकि इसको टोटली 3 टाइम हम कहते हैं। तो 3 बार मतलब जो रुपीज़ का कंपैरिजन डॉलर से था, तो रुपीज़ को डॉलर के कंपैरिजन में घटाया गया। घटाए जाने से क्या होगा कि अब जहाँ 1 रुपये में, मैंने मान लो पहले 1 डॉलर में किसी को 20 रुपये मिलते थे, अब वहीं 1 डॉलर में आपको 50 रुपये मिलने लगे, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे। इन्वेस्टमेंट क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। बाहर से कंपनियां आएंगी क्योंकि उनको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिखती हैं। तो इस तरह से ये हो गया। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मार्केट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। आप देखते हैं सेबी वगैरह लाए गए, शेयर मार्केट स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ। पहले शेयर मार्केट रेगुलेट नहीं होता, तो शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारी स्टॉक चीज़ें आ गई। इंडिया अब नाउ बोर्ड से कम्पीट करने लगा, ठीक है। 18 से 19% के करीब में हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी को घटा दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा हमने गैप क्रिएट कर दिया। पहले 1 डॉलर 34-34 रुपये के करीब का था, अब 24 या 34, फिर उसको 40 के करीब ला दिया गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि बाहर से इन्वेस्टमेंट को खींचा गया हमारी कंट्री में। टैक्स रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्मेट में चेंजेस लाए गए, फॉर्मेट में चेंज लाया गया। टैक्सेशन को ईजी किया गया, टैक्सेशन को ईजी किया गया, इसके कलेक्ट करने के प्रोसेस को भी ईजी किया गया, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे थे। टेक्नोलॉजी से जुड़ने के साथ साथ क्या होता है, चीज़ें आपकी काफ़ी तेज़ी से ईजी हो जाती हैं। टैक्स रिफॉर्म्स आर, देखिए क्या लिखा है, रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को मतलब क्लियर किया गया कि थोड़ा सा इसका भार इंक्रीज ऑफ इनकम के साथ बढ़े। इसको मैंने बताया था ना कि ये क्या होता है, प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है इन नेचर, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे टैक्स का रेट आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। जितना कमाएंगे
आप उतना ही ज़्यादा देश के लिए योगदान करेंगे। वहीं अगर हम बात करें रिफॉर्म्स इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें भी लाए गए। अब क्या लाए गए ये नहीं जानना है, मोटी मोटा ये जानना है, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म डेली होते रहते हैं। हर साल बजट जब आता है तो टैक्स में रिफॉर्म्स थोड़े आते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस, इतना जानिए कि कहने का मतलब पूरी है कि कर प्रणाली को आसान बनाया गया। कर प्रणाली जो थी इसको आसान और सक्षम, इफ़ेक्टिव कह सकते हैं कि सक्षम बनाया गया, काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाया गया, जिससे कि सरकार को जो टैक्स कलेक्शन है उसका एक अच्छा हिस्सा मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारें चलती किसी हैं, चाहे राजशाही व्यवस्था रही हो चाहे डेमोक्रेसी व्यवस्था रही हो, अगर आम जनता टैक्स ना पे करे तो कोई भी देश या सरकार नहीं चल सकती है। तो कहीं ना कहीं देश आप और हम भी चलाते हैं। अपने आप को कम ना समझे अगर आप किसी देश के नागरिक हैं। आप पर डे अच्छा खासा टैक्स पे करते हैं, इसलिए किसी भी सरकारी ऑफिशियल पे अगर आपको धमकी देता है या घुड़की देता है तो आप सीना तान के कह सकते हैं कि नहीं, हम भी देश के नागरिक हैं, आपकी सैलरी भी हमारे टैक्स से आती है। तो आप अपना काम बेहतरीन ढंग से करें, नहीं तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। एक वीडियो रिकॉर्ड में एक कहीं से भी आप गलती करेंगे और हम आपको सोशल मीडिया पे इस तरह से रोस्ट कर वायरल होंगे कि आपकी नौकरी सस्पेंशन ऑर्डर तक लटक जाएगी। तो आजकल बिल्कुल भी ना डरें, अपने हक के लिए लड़ें, कोशिश करें कि आप गलत ना हो। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप किसी को भी कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। न्याय पाने के कई तरीके हैं, तो डरे ना, डटे रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे भी आया, क्योंकि क्या हो गया भाई, हमने रिमूव कर दिया क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन। पहले क्या था कि मात्रा का रिस्ट्रिक्शन था कि कितनी क्वांटिटी में आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी मात्रा का रिस्ट्रिक्शन हटा गया। तुम्हारे पास जितना प्रोडक्शन होता है, तुम जितना माल बाहर बेचना चाहते हो बेचो, और तुम्हें अपनी कंपनी चलाने के लिए जितना माल बाहर से खरीदना है वो खरीदो। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन हट गए। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि सीधी बात है, जब आप माल बाहर बेचते हो तो इस पे ड्यूटी, इस पे गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। अब हैवी टैक्स अगर लगने लगा तो माल क्या हो जाता है, महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो बाहर की जो कंट्री है वो क्या करेगी, वो थोड़ा कम खरीदेगी। क्या खरीदेगी, कम खरीदेगी, क्योंकि उसको महंगा पड़ रहा है। वही अगर टैक्स ड्यूटी हटा दी गई, आपने ड्यूटी हटा दी, तो वो थोड़ा सस्ता होगा। सस्ता होगा तो ज़्यादा खरीदेगी। ये बड़े सिंपल से लॉजिक है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। नहीं, बस सीधी बात है ना कि भाई टैक्स लगा तो टैक्स तो उनसे वसूलेगा ना, ये अपनी जेब से थोड़ी भरेगा, ये तो लास्ट कंज्यूमर से वसूलेगा। तो लास्ट कंज्यूमर को अगर ज़्यादा देना पड़ा तो वो थोड़ा कम खरीदेगा ना भाई। वहीं रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटी, और बाहर से जो लोग बेचते थे सामान, बेचने वाली कंपनियां हैं, उस पर भी ड्यूटीज़ को कम किया गया, हटाया नहीं गया। उस पर ड्यूटीज़ को या टैक्सेस को आप कह सकते हैं थोड़ा कम कर दिया गया कि ठीक है, तुम हमारे, पहले क्या है कि हैवी इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप, सीधी बात है, अगर किसी कंट्री का माल आप अपनी कंट्री में नहीं चाहते, आप अपनी कंट्री में नहीं चाहते, तो आपको करना क्या है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने से बढ़िया क्या कीजिए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दीजिए कि इस कंट्री का अगर माल आएगा तो इसको हमारी कंट्री में बेचने के लिए जो टैक्स है ना, वो 20% या 30% देना पड़ेगा। वो देखिएगा यहाँ बेचने के बाद तो कोई प्रॉफिट ही नहीं बचेगा, क्योंकि आधा तो ये टैक्स ले लेगा और उसके बाद माल इतना महंगा हो जाएगा कि इस कंट्री में बिकेगा नहीं, तो किसी दूसरी कंट्री को देखेगा, कहेगा जहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो। तो इसका मतलब सीधी बात है कि अगर कोई बाहरी कंपनी आपके कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है या माल को इंपोर्ट करना चाहती है, तो वो देखेगी कि आपकी टैक्स ड्यूटीज़ कितनी है। जैसे जब टेस्ला इंडिया में आनी चाहिए तो गडकरी जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, आप हमारे यहाँ प्लांट लगाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारा रॉ मटेरियल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ला ने बोला नहीं, हम बनी बनाई कारों को बेचेंगे, हम बनी बनाई कार को सेल करेंगे। तो गडकरी जी ने कहा एक काम कीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी भरिए फिर दबा के 30% से ऊपर का, इंपोर्ट ड्यूटी डबल कर दी इनके ऊपर। कहा भाई आप अगर हमारे यहाँ नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर, सीधी बात है, मतलब वो नहीं चाहते थे। फिर टेस्ला है, फिर हम चाहेंगे कि टाटा बनाए, महिंद्रा बनाए इलेक्ट्रिक कार, और हम अपनी देसी इलेक्ट्रिक कार यूज़ करें। कोई ज़रूरी है टेस्ला ही यूज़ करेंगे, फीचर्स तो हम भी दे सकते हैं। बात खत्म हो गई, टेस्ला इंडिया में आए ही नहीं, सारी बात खत्म वहीं। रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। भाई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और इस लाइसेंस के लिए जो पेपर वर्क होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, लंबी लाइनें लगती थी, बहुत सारा पेपर वर्क आपको टायर्ड कर देता है, और हर स्तर पे अधिकारी आपको परेशान करते हैं। थोड़ी सी भी ग्लिच है उस पर पैसे मांगते हैं। उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया, पेपर वर्क कम कर दिया, जो क्राइटेरिया है उसको कम कर दिया सरकार ने। सीधी बात है, ऐसे जो पंजे से बांध रखा था इसको ओपन कर दिया, कहा जाओ
उड़ जाओ, तुमको जितना उड़ना है। तो यही कुछ चीज़ें हो गई। फिर क्या है, हाँ भाई ये आई थिंक लगता है कि आपको ये गलत स्लाइड आ गई, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल पार्ट हो गया, तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, नो डिस्कशन ऑन दैट, क्योंकि हिस्टोरिकल पार्ट है कि क्यों बैकवर्ड इकोनॉमी थी, फिर इवॉल्विंग हुई, वाइब्रेंट हुई, सेमी फेडरल हुई। ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जब हम मतलब वो होता है ना, ब्रिटिश एरा से हम पढ़ना चाहते हैं, ब्रिटिश एरा से स्टार्ट करें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आपके एसएससी एग्जाम्स में नहीं आएगा। ये तो 11th-12th की, स्पेशली 12th की इकोनॉमी हो गई, तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। तो आप प्राइवेटाइजेशन पे देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज, 2 तरीके से होता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसे आप कहते हो डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हो। ठीक है, कि इसमें क्या कहेंगे कि हमने क्या किया कि 50% से ज़्यादा शेयर, 60% प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए, 20-30% सरकार का है कि भाई प्रॉफिट होगा तो हम भी कुछ कमाएंगे क्योंकि हमारी कंपनी है और तुम चलाओ। तो ये हो गया ओनरशिप ट्रांसफर को। तो दूसरा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, ओके, पब्लिक सेक्टर यूनिट, बाय सेलिंग ऑफ, सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट इसको नहीं कहेंगे, सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट तो ये हो गया, ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, माय बैड। पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ PSU टू द पब्लिक सेलिंग, ठीक है, तो ये हमारा डिसइन्वेस्टमेंट था, इसको ऐसे रहने दीजिए। इक्विटी टू द PSU टू द पब्लिक, द प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसको आप, इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को आप कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया आपका, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। इसमें क्या होता है कि एक तो होता है यहाँ पे क्या कि प्राइवेट कंपनियों को ओनरशिप दे देना कि चलिए अब आप चलाइए और जो प्रॉफिट होगा उसमें हम कुछ शेयरिंग करेंगे, लेकिन पहले तो इसको आप प्रॉफिट मेकिंग बनाइए, क्या बनाइए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाइए, बाद में प्रॉफिट शेयर वगैरह करना हमारा अलग पार्ट है। यहाँ पे कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बाय सेलिंग ऑफ द इक्विटी, इक्विटी शेयर्स आपको मैंने पढ़ाए हैं, इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं लगभग में जो कंपनी ओनर्स अपने पास होल्ड रखते हैं, ये कंपनी ओनर्स अपने पास होल्ड रखते हैं, टू द पब्लिक, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक में बोली लगा देना कि भाई इसकी बोली लग रही है, नीलामी हो रही है, आइए इसकी इक्विटी होल्ड कीजिए। तो सरकार ये लगभग में हर एक बजट में करती रहती है। डिसइन्वेस्टमेंट आपको बहुत क्लियरली समझाया गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो मोटी मोटा आपका प्राइवेटाइजेशन 2 तरह से हो गया, एक बार ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दीजिए पेपर वर्क पे, मतलब इसकी बोली ना लगाइए और जस्ट ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दीजिए कि इफ़ यू वांट, किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको दे दिया कि अब आप चलाइए, ठीक है। तो इस तरह के प्राइवेटाइजेशन को किया गया, तो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को कम किया गया। सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया, भाई अब जान लीजिए कि हम, मैंने जो कहा था ना, महारत्न कंपनियां कौन है और फिर नवरत्न कंपनियां कौन है भारत की, ये भारत की, ठीक है। द कंपनीज इन विच द शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 50% और मोर, दैट इज कॉल्ड CPSEC, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडिया कैटेगराइज। ये सरकार के कंट्रोल में होते हैं, किसके कंट्रोल में होती है, सरकारी कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं कि इसमें प्राइवेट वाले नहीं होते, प्राइवेट वाले भी होते हैं, लेकिन सरकार कंट्रोल करती है, इसके प्रॉफिट वगैरह में सरकार का हिस्सा ज़्यादा होता है। तो इन कंपनियों में अगर आपका भाई नौकरी लगता है तो आप सरकारी कंपनी के नौकर हैं। इसमें महारत्न कंपनियां 11 हैं, नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कैसे है, इंक्लूडेड पावर फाइनेंस, जितनी भी पावर जनरेशन कंपनियां हैं, चाहे वो IOCL हो, सेल, भेल, आपने नाम सुना होगा, गेल, ONGC आपको पता ही है, ये जहाँ पे भी नेचुरल गैस वगैरह निकलते हैं, ये गैस सप्लाई से लेके ये सारा का सारा क्या ONGC संभालती है। BPCL, HPCL, NTPC, CIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात की जाए तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन से में मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि इसमें प्राइवेट कंपनियां नहीं हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में भी अच्छा खासा है। कोल इंडिया लिमिटेड है हमारी, कोल से रिलेटेड है। जो माइनिंग वाली जो भी होती है, क्या होती है, जो माइनिंग वगैरह से रिलेटेड होती है। तो याद रखिए कितनी है, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई ना 11 में से। याद रख लीजिएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग 11, ये 11 के नाम याद रखिए। पूछा जाता है निम्न में से कौन सी भारत की महारत्न कंपनियों में से एक है। तो फिर से समझ लीजिए,
IOCL, सेल, भेल, इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, उसमें इनके फुल फॉर्म्स हम देखेंगे। तो फिलहाल तो आप इनको लिख लीजिए, इनके फुल फॉर्म्स और ये किस सेक्टर में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उन महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में बताऊंगा। 13 नवरत्न कंपनियां हैं एक्सक्लूडेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अगर आप हटा दिया जाए, वो देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, पावर फाइनेंस, और मिनी रत्न 73 हैं। इन सभी में सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा है। मतलब इनके निर्णय जितने भी होंगे, इसमें डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है, इसमें डिसीजन मेकिंग पावर सरकार के हाथ में है। किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं सर कि ये आपकी नवरत्न और महारत्न कंपनियां हो गई। और आज के बाद से जब भी आपके सामने ये टर्म आए, कौन सा, CPSES, तो आप समझ जाइएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य गवर्नमेंट नहीं, याद रखिएगा, राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार की अपनी कंपनियां होंगी जो राज्य सरकार ओन करेगी। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया है, ये लगभग में केंद्र सरकारें गवर्न करते हैं। ये केंद्र सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार की पावर राज्य सरकार से ज़्यादा होती है, तो उसके पास इनकम के सोर्स ज़्यादा होंगे। इनकम के सोर्स ज़्यादा होने का कारण क्या है, क्योंकि भाई उसको क्या है, खर्च भी तो करना है ज़्यादा, उसको फॉरेन देखना है, फॉरेन अफेयर्स देखनी है, डिफेंस देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। तो इस तरह से देखिए भाई, अभी जैसे दिल्ली में G20 हो रहा है, 990 करोड़ रुपए का ऑन पेपर बजट है, 2 दिन का, 2 दिन का नहीं है, इसकी पूरी तैयारियों का। ये तो ऑन पेपर बजट है 990 करोड़ का। ऑन ऑफ पेपर इसको मान लीजिए उससे भी ज़्यादा हुआ होगा। जितना सरकारी डेटा दिया जाए वो हमेशा कम ही होता है। कई मामलों में ये पाया गया है कि सरकार की तरफ से दिए गए डेटास को हमेशा कम आंका गया है। इसका कारण भी है कि इसमें बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे तथ्य छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी 990 करोड़ एक बहुत बड़ा बजट होता है। आसान नहीं है 2 से 3 दिन की एक मीटिंग के लिए इतना लंबा खर्च। हालांकि हम चाहेंगे कि इस मीटिंग की सक्सेसफुल इतनी हो कि हमें 900 की जगह 9090 करोड़ रिटर्न मिले, भारत की शाख बढ़े, आन बढ़े, दान बढ़े, हमारा नाम बढ़ेगा, हम भी गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं। अच्छा, आजकल इंडिया और भारत पर डिस्प्यूट चल रहा है, हालांकि उस पर कुछ नहीं कहना है। आगे आने वाले समय में चुनावी माहौल भी आ रहा है, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन में ना लगें कि इंडिया होना चाहिए या भारत। दोनों नाम का आप उपयोग कर सकते हैं, संविधान यही कहता है। आप इंडिया कहें, हम कई बार इंडिया कहते हैं, हम कई बार कहते हैं इंडियन है या भारतीय, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करें, अपने काम पे ध्यान दें। ये एक पार्ट ऑफ डिस्कशन आप कभी लेके बैठ सकते हैं और इस पर फिगर बहुत ज़्यादा 10-15 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा शांत रहें, G20 हो जाने दें, क्योंकि अभी फोकस उसका उस पर है। ठीक है, चलिए, पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। भाई ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए क्या पॉलिसीज लाई गई? इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बोला ना, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% कर दिया गया इन फ्यू सेक्टर। कुछ सेक्टर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बोल देगा 100% है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आपको जितना पैसा चाहिए आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के बारे में मैंने बोला था ना कि कभी पढ़ाऊंगा, तो फेमा ही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें देखती है, मतलब कुछ सेक्टर में 100% छूट दे दी गई। ठीक है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रेज्ड 40 to 51% इन फ्यू सेक्टर, इट रीच टू द 100%। तो जिन सेक्टर में 100% की थी, लोगों को, भाई इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया अपने आप में बिग मार्केट है भाई, यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो क्या हुआ, लोगों ने, बाहर के ने दबा के पैसे किए और इंडिया में इकोनॉमिक बूम आया। ऐसा नहीं कि एक ही सरकार सब कुछ करती है, सभी सरकारों ने कुछ ना कुछ किया। कुछ नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी यार, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो सरकारों का काम है कि हमने ज़्यादा किया या इन्होंने कुछ नहीं किया, काम सब ने किया है, थोड़ा बहुत सब ने किया है। हमेशा आप एज ए स्टूडेंट या जब आप एज ए पढ़े लिखे नागरिक हो ना, तो नेताओं की स्पीच पे ना जाके इन फैक्ट्स के थ्रू जाइए जो आप पढ़ते हैं। आप एक बैलेंस एनालिसिस कीजिए। आप इंडिया के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है यार, आप पढ़ी लिखी जनरेशन हो। इससे पहले की जनरेशन उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, आप 2005-6 के बाद की जनरेशन हो, जहाँ पे एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है। तो थोड़ा जान समझ के बोलें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग के साथ बोलें, चीज़ें आसान रहेंगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई, रिडक्शन इन द टैरिफ का मतलब वही है कि एक्स्ट्रा टैक्सेस जो होते हैं उनको आप टैरिफ के टर्म में कह सकते हैं, तो ट्रेड पे टैरिफ लगाएंगे। विड्रॉ ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, मात्राओं का कोई लिमिट नहीं है। 2 स्लाइड और है, समझते हैं। आउटसोर्सिंग क्या है ये जानिए, क्योंकि यही इंडिया की
इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो किया। इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो करती है आउटसोर्सिंग। ये क्या है, आप लगभग में आपके घर में से कोई ना कोई इसमें काम करता होगा, घर में कोई भी इस पे काम करता होगा। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझिए क्या है। आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विन ए कंपनी। जैसे कोई विदेशी कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है, वो क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन वगैरह अपनी कंट्री में जहाँ पे है वहीं करेगी, मेन ऑफिस वहीं रहेगा, लेकिन कुछ कामों के लिए जिसमें लेबर की नीड ज़्यादा हो और स्किल्ड लेबर चाहिए, लेकिन उसको कम पेमेंट करनी हो, तो वो क्या करेगा। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि जब लेबर की रिक्वायरमेंट हो और कुछ ऐसे काम हो जो किसी दूर कंट्री से भी किए जा सकते हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसका ऑफिस वहीं हो, मेन ऑफिस के पास, तो वो ऐसी कंट्रियों से पब्लिक को उठाती हैं जहां कम पैसे में काम हो जाता है। इसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है, इसे बैक ऑफिस काम भी कहा जाता है। तो जानिएगा कि इसमें क्या होता है कि एक कंपनी हायर्स अनदर कंपनी, तो वो क्या करते हैं, अपने नहीं करेंगे वो काम, एक कंपनी जो उसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है उसी को हायर कर लेती है। जैसे आजकल कई कंपनियां खुद डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती हैं, खुद डायरेक्ट एचआर नहीं रखती कंपनी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अदर कंपनीज को एम्प्लॉय, जैसे मार्केटिंग सेक्टर में जो सेल्स सेक्टर है, जो मार्केटिंग में सेल्स सेक्टर है, सेल्स सेक्टर में जॉब जो है वो अलग कंपनियां, एक कुछ कंपनियां जो केवल हायरिंग का काम करती है, सैलरी का काम करती हैं, और एक बंदों को हायर करके सीधे उस कंपनी को प्रोवाइड करवा देती है और उससे कमीशन लेती हैं। तो उस कंपनी का भी खर्चा बच जाता है, क्योंकि उसको एचआर वगैरह रखना, ये सारी झंझटों से वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। उसको एक टीम पूरी नहीं रखनी पड़ती हायरिंग के लिए, और उसको बल्क में हायरिंग चाहिए होती है। तो ये काम कंपनियाँ करती हैं। ऐसे ही वो किसी इंडिविजुअल को टू परफॉर्म टास्क ऑफ हैंडल ऑपरेशन, तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए एक पूरी कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये मेरी कंपनी का काम, तुम देखोगे ये वाला और मुझे तुम रिपोर्ट करोगे, ठीक है। दिस सर्विस इंक्लूड कॉल सेंटर। इंडिया में कॉल सेंटर की जॉब, जैसे मैं नोएडा में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो नोएडा में कॉल सेंटर्स, गुरुग्राम, बेंगलुरु, ये सारी जगह कॉल सेंटर की खास बात क्या है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपीरियंस और डिग्री मैटर नहीं करती, आपकी डिग्री क्या है ये तो मैटर ही नहीं करती। आपको पता है इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें डिग्री के बाद जॉब नहीं मिलती। तो शुरुआती दिनों में जब आप सिटी में आते हैं, शुरुआती दिनों में जब कोई बच्चा सिटी में आता है तो उसको बेस्ट ऑप्शन कहीं से नहीं जॉब मिलती, तो कॉल सेंटर पे जॉब मिल जाती है। कॉल सेंटर पे वो ट्रेनिंग देंगे कुछ दिन, आपको ट्रेनिंग हो सकता है 2 से 3 महीने की हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी हो तो मैं आपको बता दूं कि कॉल सेंटर्स पे नाइट शिफ्ट में, जिनमें आपको यूएस वगैरह नाइट शिफ्ट में जो बंदे काम करते हैं हफ्ते में 5 दिन, उनकी सैलरी 40 से 50 हज़ार तक होती है, 60 हज़ार तक होती है। आपका जितना एक्सपीरियंस हो, जितने सीनियर हो, जितने अच्छे से कस्टमर को हैंडल करने आए, जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो, और शुरुआत में भी इसमें 15 से 20 हज़ार की सैलरी मिल जाती है, बल्कि जो आपकी डिग्री हो उस रिलेवेंट में आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये कॉल सेंटर्स बड़े मैटर करते हैं, और इसमें बहुत सारे गलत फर्जीवाड़े भी चलते हैं। नोएडा में भी पकड़ा गया था। क्लिनिकल एडवाइस देनी हो, टीचिंग हो या कोचिंग हो या अकाउंटेंसी हो, किसी भी अकाउंटेंसी, भाई कहीं की कंपनी अपने अकाउंटिंग का काम किसी भी कंपनी को दे दिया, तो वो अकाउंटेंसी किसी और से करवा रही हैं। किसी फर्म को एडिटिंग का काम, जैसे जानते हैं क्या है, इंडिया में लेबर फोर्स सस्ता है, इंडिया में क्या है, लेबर सस्ता है। तो इससे क्या होता है, लोग बाहरी कंपनी जो यूएस बेस्ड या यूके बेस्ड कंपनियां हैं, उनको अपने यहाँ पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है, तो फ्रीलांसर उठाते हैं। आजकल क्या बहुत ज़्यादा चलता है, फ्रीलांसर क्या करता है, ठेके पे काम करता है, एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगा। जितना तुम्हारा काम है उतने का पैसा बताएगा, अगर तुम्हें सही लगता है तो एक्सचेंज ऑफर करो। तो freelancer.com है, जिसपे कई लोग आजकल घर बैठे कमाने के 200 तरीके हैं। कोई ज़रूरी नहीं किसी के यहाँ जाके जॉब ही करो। जैसे कि मैं बताऊँ कि मैं यूएसए बेस्ड कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनसे मेरी फीस है $8 पर आवर। अब मेरे लिए $8 का मतलब 640 रुपीज़ हो गया, जो कि मैं कम से कम 2 से 3 इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, तो वो मुझे मिला के 1 घंटे का देंगे ये वहाँ से। लेकिन उनको क्या देना पड़ता है, अमेरिका में $20 से $30, वो भी 40 मिनट की क्लास के लिए, मिनिमम $15 है। तो उनके लिए $8 की क्या हो गई, सेविंग हो गई, और मेरे लिए $4 एक्स्ट्रा हो गए। तो दोनों का काम चल रहा है भाई। तो करेंसी डिफरेंस से ये काम होता है। तो कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम्स टू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से जब वैश्वीकरण किया गया तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा आया। इंडिया हैज़ बिकम द फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, क्योंकि इंडिया की करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका था, तो सबसे फेवरेबल जगह बन गई एमएनसीज के लिए। मल्टीनेशनल कंपनीज बिकम द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, सस्ता लेबर
लो वेजेस, कम वेतन, भाई कम वेतन देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 20,000 से लेकर 30,000 की जॉब मिल गई तो उसे अच्छी जॉब मानी जाती है, क्योंकि आजकल तो 10-15 के ऊपर भी जॉब मिलने में मुश्किल है। रेट फॉर द स्किल्ड वर्कर्स एंड रिवोल्यूशनरी ग्रोथ इन द आईटी इंडस्ट्री, यही रीजन है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द क्या है, ये कॉल सेंटर्स हैं। गुड़गांव से लेके नोएडा में अरे ऐसे 200 कॉल सेंटर्स होंगे जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते होंगे। कॉल सेंटर्स में एक कॉल सेंटर में 500-500 एम्प्लॉय काम करते हैं। कॉल सेंटर की जॉब बहुत बड़ा एक तरह का बिजनेस है यहाँ पे, जिसको आप बीपीओ कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटस्टैंडिंग, इज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल सेंटर्स। तो बीपीओ कहा जाए या कॉल सेंटर, कहते हैं ना बीपीओ की जॉब है या कॉल सेंटर की जॉब है, तो कॉल सेंटर लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि कॉल सेंटर को जिस तरह से इंडिया में डेपिक्ट किया जाता है उस हिसाब से लगता है वहाँ का कल्चर बड़ा गंदा होगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है भाई, जॉब जॉब है। अब वहाँ पे सारे यंगस्टर्स आते हैं, ये दैट्स अलग बात है कि यंगस्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, या किस तरह की टेंस लाइफ होती है, क्या टारगेट बेस्ड जॉब होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कॉल सेंटर्स इसी तरह से इंडिया में बड़े पॉपुलर हो गए। ठीक है, लास्ट है, आपको बस बता दूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा WTO के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसका रोल रहा है इंडिया के लिए भी। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस, देशों के बीच में। हालांकि ये कहीं ना कहीं से कंट्रोल किए जाते हैं वही वीटो पावर वाली कंट्रीज जो होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी फंडिंग और इस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन फिर भी WTO में कई मेंबर इंडिया भी है। ऑफिशियली कमेंस एट 1 जनवरी 1995, याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 को ये बनाया गया, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है WTO के बारे में। और इसका पहला नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड्स, मतलब कहने का मतलब ये है, जिसे गाट कहते थे, पुराना नाम इसका, ओल्ड नाम क्या था, गाट था। कहने का मतलब यह है कि जब दो देश आपस में करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उस पर टैरिफ्स वगैरह कितना लगेंगे, टैरिफ कहाँ कम किया जाएगा, कितना टैरिफ सेट किया जाए, एक इक्वलाइजेशन किया जाए कि वर्ल्ड की मार्केट में एक्सेस सबको हो। और वहीं WTO जिस पे बैन लगाना चाहता है उस पर टैरिफ बढ़ा देता है या कुछ और करता है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। USA वगैरह इसको एज ए टूल यूज़ करते हैं। विच कमेंस इन 1948 में बना था, 1995 में इसका नाम बन गया। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, इट हेडक्वार्टर इन जेनेवा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यही पूछा जाता है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है स्विट्जरलैंड। एंड प्रेजेंटली देयर आर 164 मेंबर्स of countries to the WTO and all the members are required to abide by the law and policies framed under the WTO। तो WTO के जो भी रूल्स हैं अगर आप उनको मानते हैं तो आप उसके मेंबर बन सकते हैं। सीधी बात है, किसी भी क्लब का मेंबर बनना है तो उसकी शर्तें तो माननी पड़ेंगी ना, जो भी पॉलिसीज होंगी। ठीक है, हालांकि WTO मैक्सिमम फेवरेबल होता है किसके कंडीशन में, याद रखिएगा ये फेवरेबल है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में है, और पुअर कंट्रीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। यही दुनिया का रूल है। ठीक है, इस पे भाई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, बैन लगाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे, ये टूल्स हैं एक तरह से उनके डेवलप्ड कंट्री। द WTO एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन द गुड्स एंड वेल्थ सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। तो कहने का मतलब है विश्व लेवल पे ट्रेड के लिए WTO को बनाया गया। यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन दो हैं, पुराना नाम गाट, नया नाम WTO, किस 1 जनवरी 1995 को लाया गया, काम क्या है ये मोटी मोटा आपको पता चल गया, हेड ऑफिस क्या है, जिनेवा है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और इसी के साथ आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स खत्म होते हैं। यहाँ से आपको आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि इंडिया की जो आज इकोनॉमिक सिचुएशन है इतनी बेहतरीन क्यों है, प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा क्यों है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था या ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था और उसके क्या इम्पैक्ट आए। अब इन 3 शब्दों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ लेके हम आपके साथ आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।